हेलो स्टूडेंट। जीनियस स्टडी माइंड क्लासेस में आपका हर रोज़ की तरह आज फिर से नई क्लास के साथ आपका स्वागत। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। जैसे कि अपन ने कल बात करी थी अजय राज चौहान, अर्णोराज चौहान, विजय राज चतुर्थ के बारे में, और अपना जो टॉपिक चल रहा है वो है अजमेर का चौहान वंश। ठीक है, तो आज की क्लास में जो अजमेर का जो चौहान वंश है वो आज की क्लास में समाप्त हो जाएगा। आज अपन बात करने वाले हैं सोमेश्वर चौहान और पृथ्वीराज तृतीय के बारे में। ठीक है, तो आज अपना जो ये चौहान वंश है आज एंड हो जाएगा। तो चलिए बात करते हैं सोमेश्वर चौहान के बारे में। सोमेश्वर चौहान का शासनकाल की अगर बात करें अपन, तो इसका शासनकाल जो है 1169 से लेकर 1177 तक रहा। ठीक है, और अर्णोराज इनके पिताजी थे और इनकी माता कांचन देवी, और रानी की बात करें तो कर्पूरी देवी जो है इनकी रानी थी, और कर्पूरी देवी के जो पिता है वो अनंगपाल तोमर थे। ठीक है, जो कि कहाँ के थे, ये दिल्ली के थे। ठीक है, और सोमेश्वर चौहान के दो पुत्र थे, पृथ्वीराज तृतीय और हरिराज। हरिराज के बारे में कोई ज़्यादा विशेष इम्पोर्टेंट शासक नहीं है, इसके बारे में कुछ है नहीं। अपने को पढ़ना है ये पृथ्वीराज तृतीय, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट शासक है चौहान वंश में। ठीक है, सोमेश्वर चौहान की पुत्री की बात करें तो पुत्री का नाम है प्रथा देवी, और सोमेश्वर चौहान की एक उपाधि है प्रताप लंकेश्वर। ठीक है, सोमेश्वर चौहान के पिता अर्णोराज व स्वयं की मूर्ति बनवाकर नवीन मूर्ति कला को प्रोत्साहन दिया। किसने? सोमेश्वर चौहान ने। 1177 में गुजरात के भीमदेव सेकंड ने सोमेश्वर चौहान की हत्या कर दी। ठीक है, अब इसके बाद आएगा ये अपना पृथ्वीराज तृतीय। ठीक है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट शासक है। दोस्तों एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये नोट्स मुझे आपको बताने की या बोलने की आवश्यकता ही नहीं है। आपको ऐसे के ऐसे ही इसको छाप लेना, उतार लेना है, कॉपी में नोट कर लेना है, क्योंकि मैं बोलना तो मुझे इसलिए पड़ रहा है क्योंकि ये मेरी खुद का हस्तलिखित नोट्स है। तो कोई चीज़ आपको हैंड राइटिंग समझ में नहीं आए तो इस वजह से मुझे क्या बोलना पड़ रहा है। बाकी बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको ऐसे के ऐसे लिख लेना है। बेसिक सारी जानकारी है इसमें। बीएसटीसी पशु परिचर के लिए, बीएसटीसी और पशु परिचर के लिए ये उपयुक्त नोट्स है। ठीक है, इससे आपको ज़्यादा गहराई में नहीं पूछेंगे। ठीक है, तो इनको जैसा का जैसा आपको छाप लेना है। ठीक है, ऐसे तो कुछ नहीं है कहने में। तो ये नोट्स जो है ज़्यादा ही बड़े लेवल की जो कंपटीशन होते हैं, जैसे आरएएस हो गया, ऐसे तो उनके लिए तो देखिए मैं कहूँगा कि ये उपयुक्त नहीं है, क्योंकि ये नॉर्मल सी जो बेसिक कंपटीशन होते हैं जो नीचे छोटे लेवल के, उसके लिए जो ये नोट्स कंप्लीट किए गए हैं। ठीक है, तो आप जैसे पटवारी हो गई, पटवारी का जो जीके लेवल हो गया, और राजस्थान पुलिस का हो गया, और रेट का भी आप देख सकते हो, रेट वाले भी इसको पढ़ सकते हैं। लेकिन विशेषकर बीएसटीसी और पशु परिचर के लिए ये उपयुक्त है। तो आप लोग इसको जो है अच्छे से लिख लेना। ठीक है, तो अब अपन बात करते हैं पृथ्वीराज तृतीय के बारे में। तो पृथ्वीराज तृतीय जो हैं इनका शासनकाल रहा 1177 से लेकर 1192 तक। और पृथ्वीराज तृतीय के पिताजी सोमेश्वर चौहान, इनकी माता कर्पूरी देवी और इनकी बहन थी प्रथा देवी। इनके भाई का नाम हरिराज और इनके जो नाना थे वो हैं अनंगपाल। और इनका पृथ्वीराज तृतीय का जन्म 1166 ईस्वी में अनहिलवाड़ा गुजरात में हुआ। ठीक है, और इनके घोड़े का नाम था नाट्यरंबा, और इनके सेनापति का नाम भुवनमल, मंत्री केमास या कदम्बवास। और इनकी जो उपाधियां हैं वो 5 6 उपाधियां देख लो ज़रा इनको। तो इनकी उपाधियां हैं, 5 उपाधियां हैं, उनके बारे में थोड़ी देख लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। तो इनकी पहली उपाधि है राय पिथोरा, दूसरी उपाधि दल पुंगल या इसको विश्व विजेता भी कह सकते हैं,
तीसरी उपाधि है सपाद लक्षेश्वर। चौथी उपाधि भारतेश्वर। और पांचवी जो है सर्वाधिक प्रतापी व अंतिम प्रतापी चौहान शासक कौन? पृथ्वीराज तृतीय। ठीक है। अब इनकी राज्याभिषेक की बात करें तो इनका राज्याभिषेक 1177 ईस्वी में मात्र 11 वर्ष की आयु में जो है इनका राज्याभिषेक हो गया था। और पृथ्वीराज चौहान का स्मारक जो है अजमेर में स्थित है। पृथ्वीराज चौहान का स्मारक कहाँ पे है? अजमेर में। ठीक है। पृथ्वीराज तृतीय की छतरी गजनी काबुल अफगानिस्तान में है। छतरी कहाँ पे है इसकी? पृथ्वीराज तृतीय की छतरी कहाँ पे है? गजनी काबुल अफगानिस्तान में। पृथ्वीराज तृतीय का प्रथम व अंतिम अभिलेख बेदला अभिलेख और अवलंदा अभिलेख। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वीराज तृतीय की दो पत्नियां थी, एक हैं इक्षिणी देवी और दूसरी संयोगिता। ठीक है। और इनका एक पुत्र है पृथ्वीराज तृतीय का गोविंदराज चौहान। पृथ्वीराज तृतीय के राज्याभिषेक के बाद दो समस्याएं आई, एक तो नागार्जुन और एक भंडानक जाति का। नागार्जुन कौन था? इनका चचेरा भाई था। ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं नागार्जुन के बारे में। तो नागार्जुन जो है, नागार्जुन का दमन 1178 में पृथ्वीराज तृतीय ने गुड़गांव के युद्ध में मंत्री केमास या कदम्बवास व सेनापति भुवनमल के सहयोग से अपने चचेरे भाई नागार्जुन को गुड़गांव के युद्ध में पराजित किया। ठीक है। एक समस्या तो खत्म। अब दूसरी समस्या थी भंडानक जाति की। तो भंडानक जाति का दमन 1182 में पृथ्वीराज तृतीय ने सेनापति भुवनमल के सहयोग से भंडानक जाति के मुखिया देवा भंडानक को पराजित करके भंडानक जाति को जो है उसके मूल स्थान की ओर भगा दिया। ठीक है। उसके बाद में दोनों समस्याएं हल हो गई। उसके बाद पृथ्वीराज तृतीय के बीच में और चंदेल चौहानों के और चंदेलू के बीच में जो है संघर्ष हुआ। ठीक है। चंदेलू की ओर से कौन? परमर्दी चौहान। तो ये जो चौहान और चंदेल संघर्ष हुआ इसको अपन तुमुल का युद्ध भी बोल सकते हैं। और ये कब हुआ था? 1182 के अंदर। तो पृथ्वीराज तृतीय ने आक्रमण किया महोबा उत्तर प्रदेश के शासक परमर्दी देव चंदेल के ऊपर। और इसके दो सेनापति है आला और उदल, परमर्दी देव चंदेल के। ठीक है। ये दोनों जो है युद्ध में मारे गए थे। ठीक है। तो पृथ्वीराज तृतीय ने महोबा पे आक्रमण किया और पृथ्वीराज की जीत हुई। यहाँ पे जीत होने के बाद में महोबा का जो है प्रशासक इसको बना दिया पृथ्वीराज तृतीय के जो ये सेनापति थे पुंजन राय, इनको जो यहाँ का प्रशासक बना दिया गया। परमर्दी देव चंदेल ने पृथ्वीराज तृतीय के सैनिकों को बंदी बनाया। इस कारण दोनों के बीच तुमुल या महोबा का युद्ध हुआ। ठीक है। इस युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय की जीत हुई और परमर्दी देव चंदेल के सेनापति आला और उदल मारे गए। पृथ्वीराज तृतीय ने महोबा का प्रशासक अपने सेनापति पंजुन राय को बनाया। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में दूसरा संघर्ष हुआ चौहान व चालुक्यों के मध्य। कब हुआ? 1184 में। चौहानों की ओर से पृथ्वीराज तृतीय और एक सेनापति था इनका केमास या कदम्बवास। ठीक है। और चालुक्यों की ओर से भीमदेव सेकंड। जो भीमदेव सेकंड कौन है? जो सोमेश्वर चौहान की हत्या करी थी, वही है ये। ठीक है। और इसका भीमदेव सेकंड का मंत्री है जगदेव प्रतिहार। तो इनके बीच में क्या है, ये जो संघर्ष हुआ ये अनिर्णायक रहा। ठीक है। अनिर्णायक। ठीक है। पृथ्वीराज तृतीय और भीमदेव द्वितीय के बीच में अनबन का कारण सिरोही के राजा सलक की पुत्री इक्षिणी देवी थी, क्योंकि इक्षिणी देवी से भीमदेव सेकंड शादी करना चाहता था। ठीक है। लेकिन राजकुमारी से विवाह पृथ्वीराज तृतीय ने कर लिया। इस कारण से जो है दोनों के बीच 1184 ईस्वी में नागौर का युद्ध हुआ जो अनिर्णायक रहा। ठीक है। अनिर्णायक रहा। उसके बाद
भीमदेव के मंत्री जगदेव प्रतिहार के कहने पर दोनों पक्षों में क्या हो गई, संधि हो गई। और कब हुई, 1187 के अंदर। ठीक है। पृथ्वीराज तृतीय के समकालीन प्रतिहार शासक जगदेव प्रतिहार था। ठीक है। उसके बाद में तीसरा संघर्ष होता है चौहान और गहड़वाल संघर्ष। ठीक है। और ये कब होता है, 1184 ईस्वी के अंदर। ठीक है। चौहान गहड़वाल संघर्ष हुआ 1184 के अंदर। और ये किस किस के मध्य हुआ, पृथ्वीराज तृतीय और जयचंद गहड़वाल के मध्य। ये कहाँ का है, कन्नौज उत्तर प्रदेश का। ठीक है। तो पृथ्वीराज तृतीय संयोगिता से प्रेम करता था। संयोगिता कौन थी, जयचंद गहड़वाल की पुत्री थी। तो पृथ्वीराज तृतीय ने संयोगिता से गंधर्व विवाह किया। पृथ्वीराज ने पंजुन राय के सहयोग से जयचंद गहड़वाल को पराजित किया और संयोगिता से विवाह कर लिया। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं पृथ्वीराज व मोहम्मद गोरी के मध्य युद्ध कितने हुए। तो अलग अलग लोगों के अनुसार अलग अलग बताए गए हैं। जैसे नयन सूरी के अनुसार 7 बार युद्ध हुआ मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच में। और चंद्रबरदाई के अनुसार 21 बार, चंद्रशेखर के अनुसार 21 बार, मेरुतुंग के अनुसार 23 बार और पृथ्वीराज प्रबंध के अनुसार 20 बार युद्ध हुए। ठीक है। वास्तविक युद्ध दो युद्ध हुए, जिसका कारण पृथ्वीराज तृतीय के क्षेत्र तबर ए हिंद भटिंडा पर मोहम्मद गोरी ने क्या किया था, अधिकार किया। इस वजह से वास्तविक दो युद्ध हुए थे। ठीक है। चलिए, वो युद्ध कौन कौन से हैं, ये दोनों त्रायन का प्रथम युद्ध और त्रायन का द्वितीय युद्ध। तो प्रथम युद्ध की बात करें तो प्रथम युद्ध, त्रायन का प्रथम युद्ध 1191 में करनाल हरियाणा के अंदर हुआ। गोविंद राय तोमर ने अपने भाले के वार से मोहम्मद गोरी को घायल कर दिया था। गोविंद राय कौन था, ये पृथ्वीराज तृतीय का सेनापति था। ठीक है। तो गोविंद राय तोमर ने अपने भाले के वार से मोहम्मद गोरी को घायल कर दिया था। और घायल अवस्था में मोहम्मद गोरी गजनी की ओर भागा और इस युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय की जीत हुई। ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं द्वितीय युद्ध के बारे में। ये डायग्राम है, इसे बना रखा समझने के लिए। बाकी आपको थ्योरी से समझ में आए थ्योरी से समझ लो, बाकी ऐसे डायग्राम से समझो तो डायग्राम से भी समझ सकते हो। ठीक है। अब बात करते हैं त्रायन का द्वितीय युद्ध। तो ये कब हुआ था, त्रायन का द्वितीय युद्ध 1192 के अंदर हुआ था। ठीक है। और ये कहाँ हुआ था, करनाल हरियाणा के अंदर। प्रथम और द्वितीय दोनों जो त्रायन के युद्ध है वो करनाल हरियाणा में हुए थे। प्रथम त्रायन का युद्ध 1191 में और द्वितीय त्रायन का युद्ध 1192 में हुआ। ठीक है। इस बार क्या है कि इसको पृथ्वीराज तृतीय को धोखा देते हैं। इसके जो ये सेनापति है प्रताप सिंह और सोमेश्वर, इन दोनों ने क्या है, इसको जो है धोखा दिया। इस वजह से इनके हार हो जाती है, इनका घोड़ा बदल दिया जाता है न, तो ऐसे करके इनको धोखा दिया, ये दोनों इनकी तरफ मिल जाते हैं। तो इस वजह से जो है पृथ्वीराज की इस युद्ध में हार होती है। मोहम्मद गोरी को पहले युद्ध में मिली हार का बदला लेने के लिए यह युद्ध हुआ। दूसरा युद्ध ये बदला लेने के लिए हुआ था। इस युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय के सेनापति प्रताप सिंह व सोमेश्वर ने धोखा दिया और मंत्री उदयराज समय पर सेना लेकर नहीं आ पाया। ये जो उदयराज है ये सेना, ये भी क्या है कि धोखेबाज निकला था, टाइम पे जो है सेना लेकर युद्ध में नहीं पहुंचा था। ठीक है। मेवाड़ के सामंत की इस युद्ध में मेवाड़ के सामंत सिंह की इस युद्ध में मृत्यु हो गई तथा पृथ्वीराज तृतीय के घोड़े को बदलकर दूसरा घोड़ा छोड़ दिया जो युद्ध कला की जगह नृत्य कला में निपुण था। घोड़े को बदलकर दूसरा घोड़ा बदल दिया जो कि नृत्य कला में निपुण था। युद्ध कला उसको आती नहीं थी। तो इस वजह से क्या है कि
पृथ्वीराज तृतीय की जो है हार हो गई। पृथ्वीराज तृतीय को बंदी बना करके गजनी ले गए और गजनी ले जा करके वहाँ मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज तृतीय की आंखें फोड़ दी, दोनों आंखें फोड़ दी। ठीक है। पृथ्वीराज रासों के अनुसार पृथ्वीराज ने शब्द भेदी बाण चलाकर मोहम्मद गोरी को घायल कर दिया था। ठीक है। इसके ऊपर एक फिल्म भी बनी है अक्षय कुमार की, सेम वही सीन फिल्माया गया है, जो कि आखिरी में उसकी आंखें फूटी हुई होती है और वो बाण चलाता है शब्दों से, मतलब उसको दिशा निर्देश शब्दों से दिया जाता है, तो उस ऐसे ही मतलब वो जो है वार करता है तीर से। ठीक है। चंद्रबरदाई ने अपनी कटार से पृथ्वीराज तृतीय की हत्या कर दी और उसी कटार से खुद ने भी आत्महत्या कर ली। आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव ने त्रयन के युद्ध को भारतीय इतिहास की युग परिवर्तन या युग निर्माणकारी घटना बताया। इस युद्ध के बाद राजपूत काल की समाप्ति हुई और भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना हुई। मोहम्मद गोरी ने भारत के जीते हुए प्रदेशों का गवर्नर कुतुबुद्दीन ऐबक को बनाया। ठीक है। मोहम्मद गोरी के साथ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती 1192 में पृथ्वीराज तृतीय के समय भारत आए और अजमेर को अपनी कर्मस्थली बनाई। पृथ्वीराज तृतीय ने अपने जीवन में तोमर वंश से युद्ध नहीं किया कभी भी। ठीक है। पृथ्वीराज तृतीय ने तोमर वंश से कभी भी युद्ध नहीं किया था। अब बात करते हैं पृथ्वीराज तृतीय के दरबारी विद्वानों की। तो इनके जो है 7 विद्वान थे दरबार में। ठीक है। और 7 विद्वानों को अपन ट्रिक से याद कर सकते हैं, और ट्रिक हैं: आज विद्या को वास, विश्व और चंद्रमा पर जय। आज विद्या को वास, विश्व और चंद्रमा पर जय। आज से आशाधर और जैसे जनार्दन। विद्या से विद्यापति गौड़, वास से वागीश्वर, विश्व से विश्वरूप, चंद्रमा से चंद्रबरदाई, जैसे जयानक। ठीक है। तो ये ट्रिक है, आपको अच्छी लगे तो आप इस्तेमाल करके अच्छे से याद कर सकते हैं ट्रिक से। ठीक है। अजमेर में कला साहित्य विभाग की स्थापना व अध्यक्ष पद्मनाथ को बनाया। किसने? पृथ्वीराज तृतीय ने। तो ये हो गया अपना अजमेर का चौहान वंश समाप्त। अब अपन कल बात करेंगे रणथंभौर के चौहानों के बारे में। तो ये बात कल के क्लास में करेंगे, और तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।